आपको पता है इंडिया के हाईवेज पर दौड़ने वाला हर तीसरा ट्रक या बस अशोक लीलैंड का है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बैकबोन है। चाहे मुंबई की आइकॉनिक डबल डेकर बस हो या इंडियन आर्मी का स्टैलियन ट्रक या फिर स्कूल के बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने वाली ये सनशाइन बसेस, अशोक लीलैंड हमारे हर सफर का हिस्सा है। लेकिन दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर्स में अपनी जगह बनाने वाली इस कंपनी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पहले तो भारत के लोगों ने ही इसे नकारा, फिर इस कंपनी को बनाने वाले फाउंडर एक प्लेन क्रैश में मारे गए और ऐसे ही अनगिनत स्ट्रगल्स का सामना करके कैसे यह कंपनी आज इस मुकाम पर खड़ी है, आज हम पूरी स्टोरी को डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है 1948 से, जब इंडिया को आजाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम देश के व्यापारियों को मेक इन इंडिया के लिए इंस्पायर कर रहे थे और तभी उनकी आवाज रघुनंदन सरन नाम के एक फ्रीडम फाइटर तक भी जा पहुंची, जो कि बंटवारे के बाद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर रावलपिंडी से चंडीगढ़ आ गए थे। आजादी के समय वो गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं से काफी इंस्पायर्ड थे और उनका मानना था कि भारत को सिर्फ पॉलिटिकल आजादी ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की भी जरूरत है। उन्होंने महसूस किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और इसी सोच के साथ उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश की ग्रोथ के लिए बैकबोन बन सकता है। असल में रावलपिंडी में रघुनंदन जी के पापा की एक कार वर्कशॉप थी जिसमें उन्होंने बचपन से ही काम किया था और यहीं से उनके अंदर गाड़ियों के प्रति एक लगाव सा पैदा हो गया। अब जब उन्होंने नेहरू जी का विजन सुना तो यह ठान लिया कि इंडिया में हम खुद की गाड़ियां बनाएंगे और भारत को अपने दम पर आगे लेकर जाएंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी सेविंग्स और फैमिली सपोर्ट से इन्वेस्टमेंट जुटाया और 7 सितंबर 1948 को चेन्नई, जो तब का मद्रास हुआ करता था, वहां से अशोक मोटर्स की शुरुआत कर दी। लेकिन ये अशोक कौन था? असल में रघुनंदन सरन ने इस कंपनी का नाम अपने इकलौते बेटे अशोक के नाम पर रखा था। लेकिन यहाँ एक चीज ये भी समझ नहीं आई कि जब रघुनंदन सरन चंडीगढ़ में रहते थे तो उन्होंने चेन्नई जाकर कंपनी स्टार्ट क्यों की। असल में इसके पीछे 2 मेजर रीजंस थे। पहला ये कि उस समय चंडीगढ़ में इंडस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, जबकि चेन्नई एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा था जहां कई सारी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्शन सेंटर सेटअप कर रही थी। इसीलिए कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई के राजाजी सलाई इलाके में बनाया गया, जो कि आज भी वहीं पर मौजूद है। शुरुआत में अशोक मोटर्स ने इंग्लैंड से पार्ट्स को इंपोर्ट करके ऑस्टिन A40 कार्स को असेंबल किया और अपने देश में बेचना स्टार्ट कर दिया। हालांकि आजादी के बाद का टाइम भारत के लिए इकोनॉमिकली काफी वीक था। अशोक मोटर्स को रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर जुटाने में काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। कई बार तो फंडिंग की कमी की वजह से प्रोडक्शन रुकने के कगार पर आ गया। लेकिन फिर भी रघुनंदन जी ने दिन रात मेहनत की और इंडिया में ऑस्टिन A40 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें ऐसे वर्कर्स कहां से मिले जो कि कार बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर पाएं। एक्चुअली उन्होंने इंडियन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने ब्रिटिश इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेशन में भारतीय इंजीनियर्स और मैकेनिक्स को टेक्निक सिखाई और फिर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जब उन्होंने इंडियन रोड के अकॉर्डिंग ऑस्टिन A40 कार्स में बदलाव किए तो फिर उनका यह बिजनेस काफी अच्छा चल पड़ा। हालांकि लोगों को इंडिया मेड व्हीकल्स पर भरोसा नहीं था। मैक्सिमम कस्टमर फॉरेन ब्रांड्स जैसे फोर्ड और शेवरलेट को ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन फिर रघुनंदन जी ने लोगों को कन्विंस किया कि इंडियन व्हीकल्स भी भरोसेमंद और ड्यूरेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये यहीं के रोड कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए होते हैं। खैर, इन सभी बातों से लोग तो कन्विंस हो गए, पर फिर रघुनंदन सरन ने देखा कि भारत की तेजी से डेवलप हो रही इकोनॉमी को पैसेंजर कार से कहीं ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल्स की जरूरत है। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल्स को बनाने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके आगे बढ़ा जाए जो कि पहले से ही इस सेक्टर में काम कर रही हो। और फिर इस तरह से लीलैंड मोटर्स के साथ में बातचीत आगे बढ़ाई गई, जो कि इंग्लैंड की टॉप हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक था। पर दोस्तों, सिर्फ पार्टनरशिप से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए फंड्स की जरूरत तो पड़ती ही। ऐसे में रघुनंदन जी के कहने पर मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। अब मद्रास स्टेट सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उस टाइम मद्रास नाम का एक शहर नहीं बल्कि एक पूरा राज्य था, जिसमें आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल के कुछ पार्ट्स आते थे।
खैर, रघुनंदन सरन लीलैंड मोटर्स के साथ में इस डील को फाइनल कर पाते उससे पहले ये एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने पूरी कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। एक्चुअली 1953 में रघुनंदन सरन एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से दिल्ली टू मुंबई बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन अचानक मैकेनिकल फेलियर की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। और दोस्तों, ये क्रैश इतना खतरनाक था कि इसमें ट्रेवल कर रहे सभी पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो गई। असल में उस समय एविएशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से भारत ने एक ऐसे देशभक्त को खो दिया जो कि आगे चलकर देश के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकता था। खैर, अब इन्वेस्टर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अशोक मोटर्स को संभालेगा कौन, क्योंकि रघुनंदन सरन के बेटे अशोक की उम्र उस समय काफी कम थी और उनके पास इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए मद्रास गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स ने कंपनी को अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने एक साथ मिलकर रघुनंदन सरन का सपना पूरा करने के लिए 1954 में लीलैंड मोटर्स के साथ में ऑन पेपर पार्टनरशिप कर ली। इस डील के फाइनल होते ही अशोक मोटर्स का नाम बदलकर अशोक लीलैंड रख दिया गया। लीलैंड मोटर्स ने कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए कुछ ब्रिटिश एक्सपर्ट्स को इंडिया भेजा, जिन्होंने भारत के एम्प्लॉयज को टेक्निकल ट्रेनिंग दी। और फिर भारत के टूटे फूटे रोड को देखते हुए 1954 में अशोक लीलैंड ने अपना पहला हैवी ड्यूटी ट्रक कॉमेट लॉन्च किया, जो कि 7500 किलो तक का लोड कैरी कर सकता था। असल में उस टाइम तक ज्यादातर ट्रक्स इंपोर्टेड हुआ करते थे, जो कि काफी महंगे तो थे ही, साथ ही उनकी मेंटेनेंस भी काफी खर्चीली थी। लेकिन अशोक लीलैंड के कॉमेट ट्रक ने इन दोनों प्रॉब्लम का ही एक परफेक्ट सोल्यूशन दिया, क्योंकि ये ना सिर्फ ड्यूरेबिलिटी में इंपोर्टेड ट्रक्स से बेटर थे, बल्कि इनका मेंटेनेंस भी काफी सस्ता और आसान था। यही वजह थी कि कॉमेट इंडियन मार्केट में एक गेम चेंजर ट्रक साबित हुआ। कमाल की बात ये थी कि इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बिजनेसमैन और ट्रांसपोर्टर्स तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इंडियन आर्मी ने भी इस व्हीकल पर अपना भरोसा जताया और फिर कॉमेट ने भी अपनी बेहतरीन स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी से आर्मी के कई सारे ऑपरेशंस को सक्सेसफुली पूरा करके हर किसी का दिल जीत लिया। यही वजह थी कि 1955 के एंड तक सिर्फ 252 एम्प्लॉयज के साथ में अशोक लीलैंड ने 1000 यूनिट्स बेच दिए और ये अचीवमेंट उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। इस सक्सेस को देखकर कंपनी को समझ आ गया कि कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में उनका फ्यूचर ब्राइट है। इसीलिए 1963 में उन्होंने कॉमेट ट्रक्स के चेचिस पर पैसेंजर बॉडी लगाकर कॉमेट बसेस भी लॉन्च कर दिए। अब दोस्तों, कॉमेट की पॉपुलैरिटी के बाद से अशोक लीलैंड ने भांप लिया था कि फ्यूचर में हैवी व्हीकल्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए 1966 में उन्होंने मार्केट की जरूरतों को समझते हुए 10 टन और 30 टन लोड कैरी करने वाले ट्रक्स भी लॉन्च करने का सोचा। लेकिन इस तरह के हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन और मजबूत चेचिस की जरूरत थी, पर उस टाइम इंडिया में इन कंपोनेंट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने की काबिलियत नहीं थी। इसीलिए इनिशियल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मेजर पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़े, जिससे कि उनके ट्रक्स की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस समय देश पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा था, ऐसे में इतने महंगे ट्रक्स खरीदेगा कौन। इसी प्रॉब्लम को ही समझते हुए अशोक लीलैंड ने एक बोल्ड फैसला लिया कि जितना भी पॉसिबल है ट्रक्स के जरूरी पार्ट्स का प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जाएगा। लेकिन ये काम तो इतना आसान था नहीं। इसके लिए अशोक लीलैंड ने लोकल कंपनीज और एम्प्लॉयज को ट्रेन करना शुरू कर दिया, ताकि वो हाई क्वालिटी पार्ट्स को देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सके। इस तरह धीरे धीरे इंपोर्टेड पार्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होने लगी और कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी हद तक घट गई। इसके बाद से 1967 में कंपनी के ऑपरेशंस की 20वीं सालगिरह पर अशोक लीलैंड ने टाइटन डबल डेकर बस लॉन्च की। बेसिकली ये बस अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन की गई थी, जो पहले सिर्फ अमेरिका और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों में देखने को मिलती थी। टाइटन डबल डेकर बस मुंबई और इस तरह के बड़े और भीड़ भाड़ वाले शहरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इससे न सिर्फ ट्रैफिक काफी कम हुआ, बल्कि लोगों का सफर भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। यहाँ तक कि आज भी मुंबई में टाइटन सीरीज बसेस का एक अलग ही चार्म देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इसी दौरान अशोक लीलैंड ने एक और बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट किया, कॉमर्शियल व्हीकल्स में मैनुअल स्टीयरिंग। ट्रक और बस ड्राइवर्स सड़कों पर घंटों लंबा सफर तय करते थे और मैनुअल स्टीयरिंग उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती थी। अब हल्की गाड़ियां तो जैसे तैसे मैनेज हो जाती थी, लेकिन बड़े और भारी कॉमर्शियल व्हीकल्स चलाते समय स्टीयरिंग घुमाना काफी मुश्किल होता था। खासकर जब गाड़ी मोड़नी हो या पार करनी हो तो ड्राइवर को पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1969 में अशोक लीलैंड ने पहली बार पावर स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस किया।
इसमें इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म यूज किया गया था, जिससे कि स्टीयरिंग को काफी आसानी से घुमाना पॉसिबल हो गया। यह उस समय का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जिसने कॉमर्शियल ड्राइविंग को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया। अब दोस्तों इसी टाइम पर इंडियन आर्म फोर्सेस को एक ऐसे ट्रक की जरूरत महसूस हुई जो कि पहाड़, रेगिस्तान या किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और वॉर के मुश्किल हालातों में बिना रुके दौड़ सके। ऐसे में कंपनी ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्पेशल ट्रक डिजाइन करना शुरू किया जो कि इन सभी क्रिटिकल कंडीशंस को आसानी से हैंडल कर सके। लेकिन असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब इस ट्रक का टेस्टिंग फेज आया। कभी रेगिस्तान की तपती गर्मी में से चलाया गया तो कभी ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में। भारी वजन के साथ स्टीप चढ़ाई की गई और तेज रफ्तार पर बैलेंस टेस्ट किया गया। लेकिन बार बार ट्रायल्स के दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती, पर फिर भी अशोक लीलैंड की टीम ने हार नहीं मानी। हर फेलियर से सीखते हुए उन्होंने डिजाइन में लगातार सुधार किए और नए नए मॉडिफिकेशंस करते गए। और फिर दोस्तों आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद 1970 में हिप्पो ट्रिपर नाम से वो ट्रक लॉन्च किया गया, जिसने इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन फिर आया साल 1973, जो कि अशोक लीलैंड के लिए एक मुश्किल दौर साबित हुआ, क्योंकि इस साल लीलैंड मोटर्स, जिसका नाम अब ब्रिटिश लीलैंड हो गया था, उसने अशोक लीलैंड के साथ में अपना कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। असल में 1970s के दौरान ब्रिटिश लीलैंड सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसकर कर्ज में डूबता जा रहा था और फिर इस प्रॉब्लम को देखते हुए 1975 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर इसी साल ब्रिटिश लीलैंड ने अशोक लीलैंड के साथ में अपनी पार्टनरशिप भी खत्म कर दी। हालांकि पार्टनरशिप खत्म होने के बावजूद अशोक लीलैंड ने लीलैंड नाम को बरकरार रखा, क्योंकि ये अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कंपनी की पहचान बन चुका था। इस मुश्किल समय में भी अशोक लीलैंड ने अपनी इनोवेशन को अपना हथियार बनाए रखा। यही वजह थी कि पार्टनरशिप खत्म होने के बावजूद भी 1976 अशोक लीलैंड के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ती जरूरतों को समझते हुए कंपनी ने वाइकिंग बस की शुरुआत की। इस बस की सबसे खास बात थी इसकी ड्यूरेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी, जिसने इसे स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बीच में सुपरहिट बना दिया। लेकिन दोस्तों बस सेगमेंट में इनोवेशंस की कहानी यहीं पर नहीं रुकी। 1978 में कंपनी ने चीता लॉन्च किया, जो कि इंडिया की पहली रियर इंजन बस थी। इसका इंजन पीछे होने की वजह से राइड ज्यादा स्मूथ हो गई और सेटिंग स्पेस भी ज्यादा मिला, जबकि फ्रंट इंजन बसेस में इंजन आगे होने की वजह से सेटिंग स्पेस कम हो जाता था और स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम होती थी। और दोस्तों इस तरह से अपनी शानदार बसेस के सक्सेस के बाद से कंपनी ने चेन्नई के पास होसूर में एक प्रोडक्शन प्लांट एस्टेब्लिश किया और अशोक टस्कर और अशोक टोरस जैसे कॉमर्शियल व्हीकल लॉन्च करके टफनेस की नई मिसाल कायम की। होसूर के बाद से 1982 में अशोक लीलैंड ने महाराष्ट्र के शहर भंडारा में एक और प्लांट एस्टेब्लिश किया, जहां गियर बॉक्स को असेंबल किया जाता था। साथ ही राजस्थान के शहर अलवर में भी एक यूनिट ओपन की गई, जहां पैसेंजर चेचिस बनाई जा सके। और फिर अपने इसी ग्रोथ को ही कायम रखते हुए 1986 में अशोक लीलैंड ने जापान की पॉपुलर कंपनी हीरो मोटर्स के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया। और दोस्तों ये कोलैबोरेशन अशोक लीलैंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इससे उसे हीरो मोटर्स के H सीरीज इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल हुई, जो कि जापान में बेहद सक्सेसफुल था। साथ ही इसी साल कंपनी ने स्टैलियन नाम के एक और ट्रक को लॉन्च किया, जो कि खास तौर पर इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था। इसके खास बात ये थी कि चाहे हिमालय के ऊंचे पहाड़ हो, राजस्थान के रेगिस्तान या फिर रिमोट बॉर्डर एरियाज, स्टैलियन ट्रक हर टफ कंडीशन में बेहतरीन तरीके से काम करता था। लेकिन दोस्तों इतने कमाल के व्हीकल्स होने के बावजूद 1980s में अशोक लीलैंड कई सारी मुश्किलों का सामना भी कर रहा था, क्योंकि टाटा मोटर्स और इसी तरह के कई सारे इंडियन ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे थे, जिससे अशोक लीलैंड को टफ कंपटीशन मिलने लगा। ऊपर से ग्लोबल आर्थिक मंदी ने कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री पर गहरा असर डाला और फिर समय के साथ सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि अशोक लीलैंड भारी कर्ज में डूब गई। लेकिन दोस्तों यहीं पर एंट्री हुई हिंदुजा ग्रुप की, जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा नाम था। और 80s के दौरान ये कंपनी तेजी से अपना एक्सपेंशन कर रही थी। और दोस्तों इसी एक्सपेंशन के टाइम पर ही 1987 में हिंदुजा ग्रुप ने फिएट ग्रुप की आइविको कंपनी के साथ मिलकर अशोक लीलैंड में मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए।
आइविको के आने के बाद से अशोक लीलैंड को काफी फायदा हुआ, क्योंकि इसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इंटरनेशनल एक्सपोजर की मदद से अशोक लीलैंड ने इंटरनेशनल मार्केट में भी एक मजबूत पकड़ बना ली। और साथ ही भारत में अपने एक्सपेंशन को बढ़ाते हुए 1996 में अशोक लीलैंड ने होसूर में अपने दूसरे प्लांट की शुरुआत की, जिसकी नींव खास तौर पर आर्मी व्हीकल्स बनाने के लिए रखी गई थी। आपको बताते चलें कि यहीं पर बने स्टैलियन ट्रक्स ने 1999 के कारगिल वॉर के दौरान सैनिकों को न सिर्फ सेफ्टी के साथ फ्रंट लाइन तक पहुंचाया, बल्कि कारगिल जैसे मुश्किल भरे पहाड़ी इलाकों में गोला बारूद, खाने पीने का सामान और जरूरी सप्लाई समय पर पहुंचाने का भी काम किया। इसके बाद से 2002 में अशोक लीलैंड ने भारत की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की, जो कि एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। 2007 में हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लीलैंड में आइविको के जो स्टेक्स थे उसे भी एक्वायर कर लिया, और इस तरह 51% स्टेक के साथ आज हिंदुजा ग्रुप के पास ही अशोक लीलैंड का मालिकाना हक है। लेकिन दोस्तों, अपने सफर में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर अशोक लीलैंड बुरी तरह से पीछे छूट गया था, और वो था ईवी रिवोल्यूशन। जब बाकी कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी, तब अशोक लीलैंड अभी भी अपनी पुरानी डीजल टेक्नोलॉजी में फंसा हुआ था। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च कर दी, महिंद्राज ने भी कॉमर्शियल ईवीज में एंट्री कर ली, लेकिन अशोक लीलैंड अपने पुराने रोड मैप को ही फॉलो कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि सरकार भी ईवी एडॉप्शन को एग्रेसिवली पुश कर रही थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती जा रही थी, और कस्टमर इको फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ऐसे में कंपनी को बहुत ही जल्द समझ आ गया कि अगर वो बदलते ट्रेंड के साथ में नहीं चले तो एक दिन गुमनाम हो जाएंगे। इसी वजह से 18 जुलाई 2017 को अशोक लीलैंड ने सन मोबिलिटी के साथ में एक इम्पोर्टेंट अलायंस साइन किया, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। अब अगर हम फिलहाल की बात करें तो अशोक लीलैंड बस बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और रही बात कॉमर्शियल व्हीकल्स की, तो यहाँ भी वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये भी है कि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 19,454 करोड़ रुपए था, वो सिर्फ 3 सालों में ही 2 गुना बढ़कर 45,790 करोड़ रुपए हो गया है। आज अशोक लीलैंड न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक मेजर प्लेयर बन चुका है। इस कंपनी ने अपनी जर्नी में हमेशा कस्टमर्स के नीड्स को समझा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी में लगातार इम्प्रूवमेंट किया। यही वजह है कि आज अशोक लीलैंड दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रिलायबल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक माना जाता है।